नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आज चर्चा के इस एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड का जोशीमठ ये शहर क्यों त्रासदी का सामना कर रहा है और क्यों इस शहर के लोगों को अपनी जिंदगी भर का बनाया हुआ आशियाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है। आखिर कौन जोशीमठ के बर्बादी का कसूरवार है? कसूर किसका है? जिम्मेदार कौन है? यही समझेंगे। हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। टिकेंद्र पंवर हैं, शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर हैं और साथ ही साथ सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता भी। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है टिकेंद्र जी चर्चा द ट्रूथ में। थैंक यू नेहा। जी टिकेंद्र जी, क्योंकि शहरीकरण को लेकर आप लंबे समय से अध्ययन में जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं के साथ सक्रिय हैं, आयोजनों का जो है उसमें शामिल होते रहे हैं, सम्मेलनों में भाग लेते रहे, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे आयोजनों में आप शिरकत करते रहे हैं। ऐसे में जो देश के उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ का हाल हो रहा है, वहां की जो त्रासदी है, वहां के लोगों का जो दुख है, जिंदगी भर के बाद एक आशियाना जो मिलता है वो आशियाना छोड़ना पड़ रहा है। जोशीमठ का कसूरवार किसे मानते हैं आप? आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर क्या है? जो जोशीमठ की पहली प्रतिक्रिया अगर मैं समझता हूं, जो जिम्मेवार है वो हमारी योजना एजेंसीज है जो योजना बनाती हैं। बहुत लोगों को ये गलत, बहुत डेवलपमेंट मॉडल, टाउन मॉडल नहीं, ये डेवलपमेंट मॉडल ओवरऑल। टाउन डेवलपमेंट तो छोटा है ही है उसमें, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट मॉडल पहाड़ी राज्यों का, उस पर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है देश के कोने में, इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि ये अनप्लान्ड प्लानिंग हुई है, ये कोई योजना नहीं थी इसलिए हर कहीं लोगों ने घर बना दिए और इसलिए ये जोशीमठ की त्रासदी हुई है। मैं बिल्कुल भी थोड़ा एलिमेंट इसमें सच्चाई है, लेकिन ये सिर्फ 5% सच्चाई है। 95% जो पहाड़ों में हो रहा है वो योजनाबद्ध तरीके से उसका विनाश हो रहा है। मतलब इट्स अ प्लान्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिमालयाज। तो प्लान मतलब योजनाबद्ध तरीके से हिमालय पर्वत को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। और उस योजना में अब कौन कौन एक्टर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। उनमें एक्टर्स हैं हमारी राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकार, और उसमें जो बड़ी फंडिंग एजेंसीज है, मल्टीलेटरल एजेंसी, जिसमें मैं नाम विश्व बैंक बोल सकता हूं, दूसरे जो एजेंसीज हैं जो फंड करती हैं, और तीसरे स्तर पर जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं जो जैसे हमारे बड़े पावर कॉरपोरेशन हैं या फिर जो ठेकेदार हैं, जैसे कुछ कंपनी जो उसको, तो ये सारी उसमें तो लोगों को ये गलतफहमी है, लोग तो जिम्मेवार हैं, क्योंकि लेकिन पहाड़ों में तो लोग हजारों साल से रह रहे हैं ना। हमारे खश आए यहाँ पर, जिनको कैसाइट्स कहते हैं, तो खश तो 3000 साल पहले आए। ये पूरा खशों से भरा हुआ एरिया है आपका पूरा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों पे रहे वो लोग। लेकिन जिस तरह से अब योजना बनाई गई, इसमें दो पहलू है नेहा जो समझने की जरूरत है। पहला पहलू तो यह है कि जो नेहरूवियन मॉडल था वो फिर भी बेटर मॉडल था, क्योंकि उसमें बहुत कुछ राज्य सरकारों को ये कहा गया आप विकास करो जमीन के आधार पर और उसके आधार पर हम आपको डेवलप करेंगे। लेकिन ये जो 90 के बाद से जो राज्य बने हैं, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल में भी बहुत कोई अच्छी कहानी नहीं है, लेकिन उनको कहा गया आपको अपने रिसोर्सेज जनरेट करने हैं जी, और आपको अपने राज्य खुद चलाने पड़ेंगे, केंद्र से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली नहीं है। अब क्या वो रिसोर्सेज जनरेट करेंगे? कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री तो है नहीं वहां पर, रेल का कारखाना तो लगना नहीं। तो उनको ये बताया गया कि आपका बहुत अच्छे स्रोत है, पानी का स्रोत है, सीमेंट का स्रोत है, टूरिज्म बहुत अच्छा है आपके पास, तो ज्यादा लोगों को पिलाओ। तो अब ये तीनों के लिए आप देखिए क्या करना पड़ेगा। तो पानी का स्रोत है तो आपको हाइड्रो पावर जनरेशन करनी पड़ेगी। अब हाइड्रो पावर अकेले हिमाचल में ही 23,000 मेगावाट बता रहे हैं लोग कैपेसिटी, अभी आप सुनते, और इसी तरह से हजारों मेगावाट की क्षमता उत्तराखंड में बताई गई। ये किसी ने नहीं बताया, और वैज्ञानिकों की भी संलिप्तता है इसमें। अभी तक वैज्ञानिक नहीं बोल रहे हैं, मतलब खुलकर, कुछ वैज्ञानिक इनफैक्ट डिफेंड कर रहे हैं कि जो वहां पर जोशीमठ में जो हाइड्रो पावर है उसकी वजह से ये त्रासदी हुई है। मैं वो बताना चाहूँ कैसे हुई है। तो दूसरा ये कहा गया आप हाइड्रो पावर लगाओ, और कुछ नहीं है, अब आपको बड़े डैम भाखड़ा बनाने की जरूरत नहीं, जैसे हमारा बिलासपुर डूब गया, अब रन ऑफ द रिवर डैम टेक्नोलॉजी बनाएंगे। रन ऑफ द रिवर डैम टेक्नोलॉजी क्या है? छोटा बांध बनाया, छोटा बांध के बाद आपने पूरा पानी को पहाड़ के अंदर घुसा दिया, और घुसाने से टनल करके
बड़ी लंबी लंबी टनल बना के, जैसे नाथपा झाकड़ी हमारा बना प्रोजेक्ट 29 किलोमीटर, 29.5, और जो जोशीमठ में है विष्णुगढ़ तपोवन करके जिस प्रोजेक्ट का नाम है, उसमें 12.1 किलोमीटर की टनल की बात कही गई। लोग ये नहीं बता रहे हैं, वैज्ञानिक ये नहीं बता रहे हैं, मतलब सब वैज्ञानिक नहीं, कुछ बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी हैं जो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं और जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो जानते हैं बात को, कि भाई ये जो टनल खुदेगी ये कोई मतलब चूहे की तरह थोड़ा ना खुद रही है। चूहा भी खोदता है तो वो नुकसान करता है। ये तो आप इसका डायमीटर देखिए तो आप 12 मीटर का डायमीटर है। 12 मीटर के डायमीटर में जो मक निकलेगा, जिसमें ब्लास्टिंग होगी, उस ब्लास्टिंग से, और अकेले मैं आपको जोशीमठ में बता सकता हूं 3000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया है। तो ये पूरी, तो इसलिए ये जो पूरा था कि आपको डेवलप करना है, आपको हाइड्रो पावर लगाना है, क्योंकि अगर 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो करीब 800 करोड़ रुपए के आसपास सालाना आय होगी। उस वजह से स्टेट को 15% 20% मिलेगा, तब आप अपनी तनख्वाह दे सकोगे। ये मॉडल ही फॉल्टी है। इसलिए जो ये कहना कि ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, नेहा, ये अनप्लान्ड नहीं है, ये प्लान्ड डिस्ट्रक्शन है। दूसरा, इसमें पैसा तो नहीं था लगाने का, कहां से पैसा आया, आप ये भी पूछ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने, मैं वर्ल्ड बैंक के कोई खिलाफत नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वर्ल्ड बैंक बता रहा हूं कि मेजर प्रोजेक्ट्स हिमालय में वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है। वो कहते हम क्या करें भाई, तुम्हारी सरकारें हमारे पास भेजती है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि 2005 से उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन किया अपने नीति में, और उन्होंने कहा जो पहले डैम के खिलाफ, पानी बिजली परियोजना के खिलाफ माहौल था, उन्होंने कहा बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे। इसी तरह से नाथपा झाकड़ी हुआ जो पहाड़ में है पूरे सतलुज के ऊपर, वो हुआ फंड, और उसमें नाथपा गांव, आप जोशीमठ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो नाथपा गांव एकदम नाथपा जिसके नाम से प्रोजेक्ट है, वो नाथपा गांव वहां से छोड़ना पड़ा, पूरा का पूरा मतलब उनको रीएलोकेट करना पड़ा, पूरा का पूरा स्लाइड आ गया बिकॉज ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से घराट, एक जगह का घराट पहाड़ में अच्छी तरह, मतलब है घराट का मतलब है जहां पर आपके वाटर स्प्रिंग्स है, और वहां वाटर मिल्स चलाते हो बेसिकली आटा पीसने के लिए, तमाम काम के लिए। वो घराट जितने गांव थे सब सूख गए क्योंकि आपने जो टनल डिग की। तो ये जो काम हो रहा है, इसी तरह से आपका सीमेंट के जो बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, पूरा पर्वत को खत्म कर रहे हैं। इसी तरह से आपका ये 4 धाम यात्रा आ रही है कि टूरिज्म बढ़ाओ। अरे ये कोई बता नहीं रहा कि सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होगा, कौन कितने लोग आएंगे। और ये मतलब क्योंकि मैंने ले का विजन डॉक्यूमेंट लिखा है, मैं आपको बता सकता हूं कि एक्चुअली किसको ज्यादा फायदा हो रहा है, टूरिज्म होना चाहिए। तो ये सस्टेनेबल मॉडल, टिकाऊ विकास के मॉडल, इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट जो लोगों की भागीदारी से विकास का मॉडल लिखना चाहिए था, वो लोगों की भागीदारी से नहीं, बड़े कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को लेकर, ताकि बड़ा कॉर्पोरेट, इन पहाड़ों में बेशुमार संपत्ति है, वो संपदा का दोहन करते हुए। लेकिन आज आप हालत देख लीजिए कि क्या हो रहा है। नाथपा गांव खत्म हो गया, हमारे हिमाचल में मीरू गांव खत्म होने की तैयारी पर है। हमारे तमाम जगह जहां पर ये प्रोजेक्ट्स बने हैं, वहां पर आंदोलन चल रहे हैं, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि किसी के क्रैक्स आ रहे हैं, किसी की जमीन सूख रही है। और सतलुज की तो कहानी अलग है नया। सतलुज की कहानी तो यह है कि जिस जगह से वो एंटर करती है हिंदुस्तान में, चाइना से खाब शासो पहला प्रोजेक्ट, शासो, फिर आगे जंगी, जंगी थोपन, थोपन पुआरी, पुआरी के बाद आपका शोंगथोंग करछम, करछम वांगतू, करछम वांगतू बाद नाथपा झाकड़ी, रामपुर। ये तो मतलब नाला बना दिया सतलुज, कुछ बना दिया, कुछ बनाने की तैयारी हो रही है। तो जो सिविलाइजेशन, मतलब ये तो प्लान्ड डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ अटैक हिमालय पर नहीं, वो हमारी जो सिविलाइजेशन की कहानी है उस पर भी है। क्योंकि वो जो सिविलाइजेशन है, वो सिविलाइजेशन नदी के आसपास हुई है, और अगर वो नदी सूख जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, कुछ भी बचेगा नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये मैं मतलब बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं जो लोग ये कहते हैं। पूरे ही जिस तरह से विकास यहाँ पर बढ़ावा मिला है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वर्ल्ड बैंक का भी आपने नाम लिया है, लेकिन मैं इस विकास के मॉडल को थोड़ा और समझने की कोशिश करूंगी आपसे। टिकेंद्र जी, आपकी बातों से ये आभास हुआ कि ये जो परियोजनाएं पहाड़ी राज्यों में चलाई गई, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को लेकर सरकारों का जोर रहा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थायित्व वाले विकास को किसी तरह से पुश, और इसमें आपने वर्ल्ड बैंक का भी नाम लिया है। तो ये किस तरह की विकास की बात यहाँ पर हो रही थी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से रेपुटेटेड संस्थाएं और बॉडीज जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो किससे उम्मीद लगाए?
ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने पूछ लिया, किससे उम्मीद लगाएं? मुझे लगता है अपने आप से उम्मीद लगाएं, और मैं बताऊंगा उसके उदाहरण कैसे लगाएं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है नेहा कि कुछ एक बातें हुई हैं, जैसे हाइड्रो पावर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत क्लीन एनर्जी मानी जाती है। इसमें मतलब ये बड़ी साफ है, वो कोयला के मुकाबले में और फॉसिल फ्यूल के, तो पूरा लॉबी, और वो हमें नागपा झाकड़ी में एक इटालियन कंपनी जो बना रही थी उसने समझाया कि एक्चुअली तमाशा क्या चल रहा है। यूरोप में हाइड्रो पावर पोटेंशियल पूरा एग्जॉस्ट हो गया है और उनके पास अब एक भी नया यूनिट वो नहीं बना सकते। तो वो इम्प्रेजुलो कंपनी का नाम है, मुझे इसलिए याद है कि वो मेरे नए नए दिन थे विश्वविद्यालय से निकलने के और आंदोलन खड़ा करने के, तो उसी सतलुज में मैं तो बहुत इंटरेक्शन उनके साथ हुई और बहुत बढ़िया लोग थे उनके इंजीनियर्स। उन्होंने हमें समझाया कि हम लोग इसलिए हैं क्योंकि, और ये पूरा माहौल इसलिए बनाया जा रहा है, मतलब उसकी मैं वैज्ञानिक तर्क पे नहीं जा रहा हूँ कि क्लीन एनर्जी है डेफिनेटली, आई मीन इट्स बेटर देन फॉसिल फ्यूल और ये सब कुछ, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि उसका इंपैक्ट कितना पड़ रहा है, उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना जा रहा है जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं करता। तो वो हमें समझाते थे कि हमारे पास अब क्षमता नहीं है एक भी नया यूनिट बनाने की, तो हम कहां जाएंगे? हम अपने थर्ड वर्ल्ड में आएंगे ना। तो इसलिए थर्ड वर्ल्ड में बहुत पुश किया गया, और क्योंकि वो जो कंपनियां हैं वो उनके राष्ट्र में बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करती हैं, और उनके राष्ट्र वर्ल्ड बैंक के साथ वो डोनर कंट्रीज हैं, हम लोग लोनी कंट्रीज, हम लोन लेते हैं विश्व बैंक से, तो पूरा पुश होता है सेंटर से भी, इंटरनेशनल स्तर से भी, कि आप ज्यादा हाइड्रो पावर जनरेशन में जाओ। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की भी नहीं है कि टीबीएम लगाओ या क्या लगाओ, क्योंकि जोशीमठ में तो टीबीएम यूज हो रही थी, और फिर वहां पर जो ऑस्ट्रियन कंपनी थी जिसको वहां से ऑस्ट्रियन और एलएनटी जो पहले बना रही थी, इकोलॉजिकल रीजन से ही उनको जाना पड़ा वहां से, और फिर हमारे एक देश की कंपनी और आई जिसका बहुत नोटोरियस है क्योंकि हमने उसको देखा है काम करते हुए नागपा झाकड़ी में भी, और वो ब्लास्टिंग का किस लेवल पे जाती है मुझे पता नहीं, उसके बाद वो टीबीएम यूज किया उन्होंने या ब्लास्टिंग की है, लेकिन 100% मेरी वहां पर जो मेयर, वहां के मेयर तो नहीं होते, उनके म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन है, क्या नाम है, पवार ही लिखते हैं वो भी, एग्जैक्ट नाम मैं अभी मतलब पवार लिखते हैं, उनसे मैं उनसे पूछा था यार क्या हो रहा है आपके मतलब शहर में, तो उसे बोला आंखें बंद करके मैं बता सकता हूँ, साइंटिस्ट बोले ना ये सारा का सारा इस हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन से ये काम हुआ है। तो ये जो पुश है कि भाई आप ये एनर्जी इस्तेमाल करोगे, क्योंकि उनके पास अब एनर्जी दोहन की नहीं, उनकी कंपनियों कहां जाएंगी, तो वो यहां पर आएंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स भी के पैसा मिल रहा है विश्व बैंक से, ले लो, हाइड्रो पावर जनरेशन हो रही है, ले लो, क्योंकि नेशनल ग्रिड में पैसा आपको बिजली देनी है, ये रियलाइज नहीं कर रहे कि बैक टू बैक क्या प्रॉब्लम हो रही है यार। आप किन्नौर, मैं से किन्नौर का एग्जांपल देता हूं, किन्नौर हमारा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूं जोशीधाम में, ज्यादा उत्तराखंड को जानता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं पहाड़ियां एक सी हैं। तो किन्नौर में 8000 मेगावाट की क्षमता है, 8000 मेगावाट की कुछ दोहन हो चुका है और कुछ होने वाला है। 8000 मेगावाट का अगर आप रुपयों में देखेंगे तो ये करीब 10 से 11,000 करोड़ रुपया सालाना इनकम है। किन्नौर की आबादी सिर्फ 90,000 है। अब 11,000 करोड़ को जरा बांटना शुरू करो 80,000 में, मान लीजिए 10% भी अगर उनको वापस मिलता तो वो तो यूरोप से भी अमीर लोग हो जाते ना। आज आप जाइए किन्नौर में क्या हालत है, मतलब तो कहां जा रहा है पैसा? मतलब ये है कि ये पूरा प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर लोकल लोगों को शामिल ना करके, और हमारे हिमाचल प्रदेश में तो जो एक कंडीशन थी कि आप हाइड्रो पावर तब लगाओगे जब आप लोगों से या ग्राम सभा से सहमति लोगे, क्योंकि ग्राम सभा के कंसर्न है, ग्राम सभा से प्राइवेट लैंड नहीं होती ना, यार लोग नहीं समझते हैं दिल्ली में बैठकर, या कि हमारे लैंड रिलेशंस बड़े कॉम्प्लेक्स हैं पहाड़ों में। हमारे कुछ लैंड है प्राइवेट लैंड, कुछ यहाँ होती है कुछ होती है हमारी विलेज कॉमन लैंड जिसको हम शामलात भूमि बोलते हैं, कुछ जगह पर नाम से बोलते हैं। अच्छा, कुछ हमारी होती है ग्रेजिंग लैंड जहां पर हमारे पशु जो है वो चरने जाते हैं, कुछ हमारे कॉमन फॉरेस्ट लैंड है फॉरेस्ट के पास, लेकिन हमारे राइट्स हैं, जैसे वाजी विलेज थे। अब ये सारी जमीन चले जाती है इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, तो बोलते भाई लोगों की तो गई नहीं, लोगों के नाम से नहीं है, लेकिन हजारों साल से लोग उस जमीन के साथ जुड़े हुए हैं ना। वो मतलब जैसे अर्बन कॉमन्स होते हैं ऐसे विलेज कॉमन्स हैं, तो विलेज कॉमन्स की वो पूरी तबाही हो रही है। तो इसलिए उनसे पूछा जाना होता था, उनसे पूछते थे, और अगर उनको आपत्ति है उस आपत्ति को एड्रेस किया जा सकता था। तो ये जो पार्टिसिपेशन नहीं है, और बड़े डैम की जगह छोटे प्रोजेक्ट बनते हैं फिर भी आप मान सकते थे, ये पूरी डिस्ट्रक्शन है। आप विश्वास कीजिए, जोशी धाम की तो कहानी बड़ी साफ है। हालांकि 1976 में एक मिश्रा कमेटी रिपोर्ट थी, वो पहले ही बोल रहे थे कि बोल्डर्स ना छेड़े जाएं, लेकिन पूरे पहाड़ में यही हालत है।
ट्रिगरिंग इफेक्ट जो अभी जोशी धाम अब नहीं टिक सकता, यू मार्क माय वर्ड्स, इनको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, जोशी धाम नहीं बच सकता है अब। तो ये है पूरा जो हाइड्रो पावर से, और खासकर ये जो हम रोड्स की वाइडनिंग कर रहे हैं, इससे ये पूरी तबाही हो रही है। और मैं एक और, आप अगर बाद में करेंगे तो शेयर करना चाहूंगा कि लोग इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, खासकर हिमाचल में, किन्नौर में। जी जी। लेकिन एक यहाँ पर फिगर जो है मेरे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि अक्टूबर 2021 में भी जो पहली बार जोशीमठ में कुछ दरारें जो है वो कुछ घरों में सामने आ गई थी, और उसके बाद एक साल में ही बहुत सारे घर में, लगभग 723 घरों में दरारें जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिली। तो क्या एक साल पहले अलर्ट प्रकृति ने दे दिया था, और उस पर अगर गंभीरता से, चाहे पर्यावरण संबंधी जो संस्था है या फिर जो पनबिजली रिलेटेड जो संस्था है, उन्होंने ध्यान दिया होता, तो क्या इस तबाही से, 723 घरों की जो तबाही आज हुई है, इससे बचा जा सकता था? नुकसान बहुत कम हो सकता था। एक साल की इस अवधि को कितना इंपॉर्टेंट आप देखते हैं? मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्ट में तो पहले ही भाग चले गए थे ना, वो भाग के लोग, ऑस्ट्रियन कंपनी, यही वजह थी जी। मतलब वो प्रोजेक्ट की ही उसकी मतलब देन थी, और उसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप रिसर्च करें, मैंने आर्टिकल लिखा है इनफैक्ट, अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने उसको कोट किया है कि ऑस्ट्रियन कंपनी और एल&टी जियोलॉजिकल रीजन से, वो उन्होंने, हम बना ही नहीं पाएंगे भाई, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका लूज डेटा आ रहा है, उस लूज डेटा के ऊपर आपके पूरा एक शहर है, नीचे आप खुदाई कर रहे हो, मतलब आंखें बंद करके कोई भी बोल देगा यार क्या होने वाला, वही हो रहा था वहां पर। लेकिन पुश इतना था। आप नेहा, अभी तक भी वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि पानी टेस्ट करो, वो ये खुल के नहीं बोल रहे हैं उस वजह से हुए। तो वैज्ञानिकों का भी एक बड़ा समूह आज इनकी गोदी में बैठ के खेलता है, और वो ये बात नहीं कहने का दम रखते हैं कि ये तबाही जो है, वो बोल रहे नहीं, कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। और हाँ, तो आप समझो, तो इसलिए वो अलर्ट था, प्रकृति का अलर्ट नहीं था, वो मैन मेड अलर्ट था, और वो साफ दिख रहा था, लेकिन हम लोग एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थी ना मैसिव, 500 करोड़, मतलब 500 कुछ मेगावाट का मतलब कितना है, आप थोड़ा सर्च करेंगे तो मुझे लगता है ये कोई 4000 करोड़ रुपए का आसपास की इन्वेस्टमेंट है। तो 4000 करोड़ इंपॉर्टेंट है, लोग थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने चलने दिया। और आज आप देखिए, अब ना वो प्रोजेक्ट बनेगा, आप मेरे से बात मान, ना वो प्रोजेक्ट बन पाएगा और ना ये जोशी धाम बच पाएगा। लेकिन इसमें दूसरी बात जो समझने की है कि एक्चुअली, जैसे हिमाचल का मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे ज्यादा, मैंने जैसे कहा, उत्तराखंड का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हिमाचल का हाइड्रो पावर का मैं एक बता सकता हूं आपको। तो यहां पर हमारे जब प्रोजेक्ट्स भी बनते थे, इवन लार्ज प्रोजेक्ट्स भी अगर बनते हैं, तो हमारे वहां पर क्वालिटी कंट्रोल एक यूनिट होता था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास, और वो क्वालिटी ये चेक करता था कि स्टेटा, मतलब ब्लास्टिंग कितनी हो रही है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैसा यूज हो रहा है, जैसे डे टू डे चेकिंग होती थी, डे टू डे चेकिंग होती थी। और ये वांगतू करछम, क्योंकि जेपी बना रही थी, मैं आपको नाम लेकर बता रहा हूं, अभी तो जेपी दिवालिया हो गई, अब तो जिंदल ने ले लिया है प्रोजेक्ट, वांगतू करछम प्रोजेक्ट। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया उनको कि आप ये ठीक नहीं कर रहे, आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो आप हैरान होंगे, जेपी की ताकत ये थी कि उस समय की मौजूदा हमारी सरकार थी, पूरा वो यूनिट बिजली बोर्ड से बाहर निकाल दिया और उसको किनारे कर दिया। तो ये बड़ा सिस्टमैटिक भी होता है कि वैज्ञानिक, हमारे जो इंजीनियर्स थे, जो उसको चेक भी कर सकते थे, और जो, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि वो पब्लिक बॉडी, लेकिन मतलब गवर्नमेंट की बॉडी थी। तो अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है फ्यूचर में पब्लिक ओरिएंटेड बॉडीज क्रिएट करना, जो चेक करेंगी, पहले तो प्रोजेक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वो पूरा चेक करेंगी, क्योंकि ये अब जो ये मिली भगत है ना सरकार की जैसी, पहले सरकार पे अटूट विश्वास था, और हमारे स्टेट में तो बहुत ज्यादा विश्वास था, क्योंकि ये डॉक्टर परमार का बनाया हुआ स्टेट था हिमाचल प्रदेश, अनलाइक उत्तराखंड जो बहुत बाद में बना, और वहां ड्राइविंग फोर्स कुछ और थी कि रिसोर्सेज जनरेट करो, और मतलब लूट का भी एक बहुत बड़ा अलग स्केल था उत्तराखंड में जी। हिमाचल में ऐसा नहीं था, हिमाचल में डॉक्टर परमार की मतलब लीगेसी काफी समय तक चलती रही है, इनफैक्ट आज भी वो लीगेसी चलती है। तो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट के हिसाब से इसको डेवलप करने की कोशिश की गई थी, और आज भी समझा जाता है प्रोग्रेसिव स्टेट जी। नहीं, वो देखिए आप, प्रोग्रेसिव स्टेट तो अभी हमारे गांव जाने लग गए, किन्नौर में लोग डर के नहीं जाते हैं, बोलते हैं अगर गए पता नहीं वापस जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा किन्नौर नहीं था ना। तो ये जो पुश है, तीनों चीजें मैं कह रहा हूं, सीमेंट, और भी रीजन है, सीमेंट
टूरिज्म का जो चार धाम, यार चार धाम हमारे तो वहां मतलब लास्ट में जाते थे वहां, मतलब जो एक हमारे कहावत है, अभी वहां पर लोग ही लोग पहुंच, कोई उनके लिए रोड्स वाइडन हो रहे हैं। अरे उसकी क्षमता भी है इतने रोड्स को लेने की। लेकिन मैं एक बात जो नेहा कहना चाहता हूं, जो पॉजिटिव बात है, वो है हमारे किन्नौर में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है कि लोगों का रिस्पॉन्स, लोकल लोगों पे अवेयरनेस है जी, अवेयरनेस है। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और इसको समझेंगे और विस्तार से आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं चर्चा द ट्रूथ में और फौरन लौटेंगे और टिकेंद्र जी की बात सुनेंगे कि लोकल लेवल पे यानी कि स्थानीय लोगों की जो अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह की जोशीमठ जैसी जो त्रासदी आती है उससे बचने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। टिकेंद्र जी, आपने कहा कि किन्नौर में जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें अवेयरनेस है, तो क्या जोशीमठ में इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी? और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पहले मेधा पाटकर जैसे जो लीडर्स है या फिर एक्टिविस्ट है, उनकी एक संख्या होती थी जो समय के साथ मुझे लगता है कि उनकी आवाज दब भी गई है और उन्हें विकास विरोधी भी कहा जाता है। लेकिन पहले मैं समझूंगी किन्नौर के जो लोकल लोग हैं उनकी अवेयरनेस के बारे में। देखिए, किन्नौर में अवेयरनेस तो मैं नहीं कहूंगा, अवेयर तो हम सभी हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाती है जी। लेकिन अब जो उन्होंने पोजीशन ली है वो बहुत ही रेडिकल पोजीशन है, मतलब वो शायद ही देश के अन्य कोनों में इस तरह से हो रही होगी। और उन्होंने अब जो पोजीशन लेकर ये बात कही है, नो मीन्स नो, उनका स्लोगन है, नो मीन्स नो। और उन्होंने कह दिया किन्नौर में हम एक भी नया यूनिट बिजली का दोहन नहीं होने देंगे। ये बहुत रेडिकल, और नहीं होने दे रहे वो, मतलब कई प्रोजेक्ट वहां स्टक कर गए हैं और वो डिस्कशन ही करने की बात नहीं है, वो बोल रहे बिल्कुल। और बात मैं उनसे 100% सहमत हूं। जिस तरह से किन्नौर की तबाही की जो गाथा लिखी गई है उसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो किन्नौर के लोगों को हुआ है और ऑफ कोर्स प्रकृति को हुआ है, क्योंकि यही नहीं पता लगता जब उनका सबसे बढ़िया हार्वेस्ट सीजन हो तब आपके रोड ब्लॉक हो जाते हैं। और मैं बता रहा हूं 20 साल के बाद भी, मतलब जब 20 साल प्रोजेक्ट के बनने को हो गए उसके बाद भी ये सब हो रहा है। तो और वो नहीं होने दे रहे, इसलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पोजीशनिंग हुई है। लेकिन दूसरी जो मैं समझता हूं बात वो है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आंदोलन होगा किन्नौर में या और जगह पे भी, वो होगा अगेंस्ट डीकमिशनिंग ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, कि ये जो प्रोजेक्ट बन गए हैं इनको डीकमिशन करो, ये ऐसे नहीं चलेंगे। आप देखना, ये अगर आपको सर्वाइव करना है, हिमालय को सर्वाइव करना है, लोगों को सर्वाइव करना है, कहां जाएंगे ना, मतलब कहां जा सकेंगे आप? कितना आप देख रहे हैं शहर में पलायन का क्या नतीजा है, कोविड ने दिखा दिया। तो लोग सस्टेन करने के लिए वापस आ रहे हैं अपने खेतों में काम करने के लिए, खासकर किन्नौर में और हमारे पहाड़ी राज्यों में जहां पर सेब एक बड़ा मतलब कैश क्रॉप है, प्रोडक्शन है। और इससे तो बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि इतनी डस्ट है, जो कभी डस्ट हम पहाड़ में देखते नहीं थे, आज डस्ट ही डस्ट है पहाड़ में। तो ये आंदोलन बड़ा आंदोलन है। और क्यांग करके एक किन्नौरी भाषा में बोलते हैं, क्यांग मतलब चिंगारी, उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। बहुत ही प्रोग्रेसिव लोग हैं, बहुत रेडिकल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है, उसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही रे ऑफ होप है उन लोगों के लिए जो अपनी जंगल, जमीन, पानी बचाना चाहते हैं। क्योंकि इसका कॉर्पोरेटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है जी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप जैसा आप देखेंगे इसमें कई तरह के एलिमेंट्स हैं। दूसरी आपने बात कही कि मेधा पाटकर या अरे आपके उत्तराखंड में तो सबसे बड़ा नेता दिया ना चिपको आंदोलन का, बहुगुना, मतलब आप देखिए कि उस जमाने से आंदोलन था। लेकिन अब ट्रेजेडी ये हो गई है, आप अगर देखेंगे तो जैसे हमारे कुछ एजेंसीज हैं, जैसे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का काम क्या है कि इंश्योर करना है ये सब चीजें सिक्योर हो, और इसीलिए हर प्रोजेक्ट के साथ एक पहलू होता था, इसको EIA कहा जाता है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट लाओ। अभी आप क्या विश्वास करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्डर है कि क्विक होनी चाहिए EIA, टाइम नहीं लगना चाहिए, और जो जितना रोबस्ट तरीके से काम करेगा, पहले ही EIA में बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी उसको ये कह दिया है कि इसकी जरूरत ही नहीं, एक तरह से इस तरह से किया गया है। और यही हम देखते हैं चार धाम में जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल दरकिनार करके, EIA का मतलब ओवरऑल फ्लोरा फौना, उसकी इकोलॉजी, जो इकोसिस्टम है उस पर जो असर पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरी बात ये है, आप देखिए तो सही क्यों नहीं निकल रहे हैं? अरे निकलना क्या है, इनको तो एंटी नेशनल, एंटी प्रोग्रेस नहीं, पहले इनको ये कहा गया, मतलब पिछली सरकारों में, कि ये एंटी प्रोग्रेस डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस तो खैर नहीं,
ये विकास विरोधी है। जी। अभी विकास विरोधी नहीं कहा जाता इनको, अभी ये देश विरोधी कहा जाता है कि देखो 4 धाम रोड नहीं बनेगा तो आपके चाइना के साथ कैसे लड़ोगे? अरे चाइना के साथ आपके रोड ही नहीं टिक पाएगा तो क्या लड़ोगे आप चाइना के साथ? तो मतलब अब एक नया स्लोगन ये है कि ये जो इस तरह से लोग हैं या हमारे जैसे जो लोग हैं उनको या तो शहरों में अर्बन नक्सल का कह दो और या फिर उनको ये कह दो कि आप मतलब देश विरोधी हो। तो ये जो डिस्कोर्स है, इसलिए इसका जो कनेक्शन है, जो पॉलिटिकल कनेक्शन है इस पूरे डेवलपमेंट मॉडल का, वो पॉलिटिकल कनेक्शन अब सामने नजर आ रहा है, लेकिन उसका फॉलोआउट भी नजर आ रहा है। फॉलोआउट जोशी मठ ने वो फॉलोआउट दे दिया कि भाई आप जो मर्जी कर लो, ये टिकने वाला नहीं है विकास। तो फिर ये तो विकास नहीं ना, ये तो विनाश का रास्ता है। ऐसे में टिकेंद्र जी, तमाम जो बड़े शहर हैं, देहरादून, मसूरी, शिमला में भी मैं देख रही हूँ कि पिछले लंबे समय से सड़कों के विस्तारीकरण का, उन्हें चौड़ा करने का काम चल रहा है। टनल एक के बाद एक यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जा रही है, लेकिन पहाड़ों को काटने का जो काम है वो इतना लंबा खिंचता जा रहा है कि जो स्थिति है वो और ज्यादा दयनीय हो रही है। विकास तो हम करना चाह रहे हैं, उसके लक्ष्य तक भी पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन ये कैसा विकास है? विकास तक भी नहीं पहुंच रहे हैं और जो पहले से था हमारे पास वो भी हमारे पास नहीं है। अगर मैं समझने की कोशिश करूं, शिमला, चंडीगढ़, शिमला, आपने तो मूल बात बोल दी एक्चुअली आपने तो क्रक्स निकाल दिया कि ना तो हम वहां पहुंच पा रहे हैं जहां पहुंचना है और जो बचा हुआ है वो भी नहीं बचा है। तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि रेजिलिएंट कैपेसिटीज, है ना, ऐसा होना चाहिए, जो रेजिलियंस होनी चाहिए ताकि आप बाउंस बैक कर सको। लेकिन ये पूरा मॉडल जो है, जो मॉडल की जो गाथा लिखी गई है या जो तस्वीर बनाई गई है, वो लोगों द्वारा नहीं बनाई गई है, वो बहुत ही ज्यादा कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के हिसाब से बनाई गई है। और इसीलिए रोड वाइडनिंग, लोगों को लगता है रोड वाइडनिंग हमारे लिए हो रहा है, वो ये नहीं जानते कि ऑटोमोबाइल की बड़ी लॉबी है। और इसलिए मैं बहुत खिलाफ हूं ज्यादा रोड वाइडन करके। आपको मोबिलिटी जो चाहिए वो मोबिलिटी लोगों की चाहिए या कारों की चाहिए, ये है क्वेश्चन मार्क में हमेशा बात करता हूं। लेकिन वही फिर आप देखिए ना कि वो बोलते हैं ठीक है पैसा नहीं है तो नेशनल हाईवे वाले हैं ना, वो नेशनल हाईवे वाले आकर आपके वाइडन करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि बाद में उसमें टोल लगाएंगे। अब शिमला आने के लिए आपको कम से कम 200 रुपए टोल देना पड़ता है चंडीगढ़ से अगर आपने आना है। तो मतलब ये है कि, लेकिन ये टूट रहा है अभी भी इसका जो मिथ है, ये मेरे बाद की जो जनरेशन है, मतलब क्योंकि हमने पहला वाला भी समय देखा है, लेकिन ये जो पोस्ट 90s जनरेशन है जो इस मिथ में पैदा ही हुई है कि नहीं सब कुछ आपका यही रास्ते से डेवलपमेंट होगी। अब ये मिथ जो है ये टूटना शुरू हो रहा है, अब इसमें और समय लगेगा और फिर हम जाएंगे कि एक्चुअली नीड क्या है भाई। नीड के आधार पर विकास होना चाहिए, ग्रीड के आधार पर नहीं ना। ये तो अभी ग्रीड की, और ग्रीड भी किसकी, इंसान की नहीं, बहुत लोग बोलते गलत, ये तो कॉर्पोरेट की है, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस ऐसी पैदा करिए। जैसे शिमला का मैं आपको बताता हूँ, शिमला में बहुत, हालांकि मैं ही था, बाकी सब लोग बोलते थे ज्यादा पार्किंग स्पेस क्रिएट करो, रोड चौड़ा, में बिल्कुल खिलाफ था पार्किंग स्पेस क्रिएट। और जहां तक मुझे याद है ग्रीन टैक्स भी लगाया था बहुत। बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप जितना ज्यादा आप पार्किंग स्पेस दोगे उतनी ज्यादा आप इंड्यूस करते हो। अरे क्यों, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत करो ना, आपका शिमला पैदल चलने का शहर है उसको मजबूत करो। 80% लोगों के पास तो गाड़ियां ही नहीं है, तो 20% की ये जो एलीट का कैप्चर हो रहा है पॉलिसी में और उसमें, ये बहुत डेंजरस है और अनफॉर्चुनेटली यही गाइड कर रहा है सब जगह पे। पुश है मेट्रो के लिए, 400 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर का मेट्रो का है, चल बैठते ही नहीं है लोग उसमें। जयपुर चले जाओ आप, सिवाय दिल्ली के मेट्रो की हालत खराब है। तो ये पूरा मॉडल को इन्वर्स करने की जरूरत है, लोगों की भागीदारी से विकास के मॉडल बिल्ड करने की जरूरत है। कहां क्या नीड है उस जरूरत के आधार पर उसको, ताकि वो सस्टेन कर सके, टिक सके। और प्लानिंग विद नेचर जिसको हम कहते हैं कि ये बेसिक टूल है जो हम प्लानिंग में, जब मैं एसपीए में जाता, अवॉइड किया, नजरअंदाज किया जा रहा है, मुझे लगता है। ये काग का एक किताब है लिखी हुई 1960 में, प्लानिंग विद नेचर। ऐसा नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन आप कॉर्पोरेट की, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको मतलब चलते चलते एक कहानी सुनाता हूँ। और मैंने दरअसल अपनी अर्बन मोबिलिटी में फेलोशिप की है लाइप्जिग से। लाइप्जिग एक शहर है जर्मनी का, बहुत कमाल का शहर है। और वो शहर ऐसा है जहां पर 25% लोग अपने गंतव्य स्थान पर साइकिल पर जाते हैं। और इस शहर की सरकार ने, क्योंकि वहां ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं जैसे हमारे यहाँ पर होता है, वहां ट्रांसपोर्ट कंप्लीट शहर की सरकार के पास होता है। तो ट्रांसपोर्ट कंप्लीट फ्री करके दिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि लोग अपनी कार ना लाएं। और कार पर हैवी टैक्स करते हैं, अगर आप फिर भी कार के शौकीन है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ताकि आप, तो उनके ऑलरेडी वहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वो 2 लेन और कार वालों से छीन कर देना चाह रहे थे साइकिलिस्ट को और
पैदल चलने वालों। जी। तो हमारा जो टीचर था वहां यूनिवर्सिटी का, वो मेरा गाइड जो था, तो मैंने उससे पूछा आप हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हो? बोला क्या मतलब है? हमने कहा आपका शहर में आप कम जगह दे रहे हो अपने कार वालों के लिए और साइकिलिस्ट के लिए और उसके लिए, लेकिन आपके शहर की 70% एम्प्लॉयमेंट जो है वो टिकती है जो दुनिया की सबसे महंगी कार में से एक बनती है, पॉश। पॉश वहां मैन्युफैक्चर होती है जी। हाँ, तब कहा हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हो, आप किसके लिए फिर ये कार बना रहे हो? तो उस प्रोफेसर ने जवाब दिया जिससे आपको पूरा सारांश मिल जाएगा आज। उसने बोला हम कारें आपके लिए बना रहे हैं ना, आप तीसरी दुनिया में खरीदो, अपने रोड चौड़े करो, अपने नेशनल हाईवे बनाओ, वहां ये कारें चलेगी। तो मैं श्रीफोर्ट जाता हूँ वहां दिल्ली में कई बार खेलने, मैं देखता हूँ श्रीफोर्ट में 4 पॉश है, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो ये जो एलीट का कैप्चर हो रहा है ना शहरों में, ये बहुत डेंजरस है और ये पूरी तबाही आज दिख रहा है। टिकेंद्र जी, ये पूरी चर्चा करने के बाद मुझे लगता है कि समाधान जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के समारोह और आयोजनों में जाते रहे हैं और उन शहरों का भी आपने मुआयना किया है, उन पर काफी गहरा अध्ययन किया है जो इस वक्त सबसे एक सुनियोजित तरीके से लोगों को सभी सुविधाएं भी दे रहे हैं, पानी भी, बिजली भी, सब कुछ सस्ती भी मिल रही है और एक जिस तरह का लाइफस्टाइल हम सपने में देखते हैं या फिर सोचते हैं कि हमें मिलनी चाहिए, वो जी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय शहरों, खासकर पहाड़ी राज्यों में जो शहर है, उनका जो विस्तारीकरण हो रहा है, क्योंकि जरूरत, देश की आबादी देखी जाए, खासकर पहाड़ी राज्यों की ही आबादी देखी जाए, तो जरूरतें तो बढ़ रही हैं पहले के हिसाब से, ऐसे में समाधान किस तरह से आप सुझाना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये बहुत गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए कि कोई टूल के आधार पर आप बदलाव ला सकते हो। इसकी बुनियादी बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कुछ भी जो योजना बनेगी, वो योजना की जो बुनियाद है वो बुनियाद होनी चाहिए लोगों की भागीदारी से। और लोगों की भागीदारी का मतलब ये नहीं कि आपने फेसबुक पे या ट्विटर पे उनसे ऑब्जेक्शन ले लिए, लेकिन जहां पर उनकी एक्चुअल भागीदारी हो और उनकी जरूरत के हिसाब से वो खुद प्लान करें। लेकिन ये मैं आपको एक नाम बताता हूं, सैमुअल स्टाइन करके किताब लिखी है, द रियल स्टेट करके, कैपिटल सिटी, यूएस के शहरों की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं, वो बोल रहे हैं इवन यूएस में ये बहुत प्रेशर है कि अगर आपको टिकाऊ विकास करना है, लोगों को एम्पावर करने की जरूरत है, लोगों को ताकत देने की जरूरत है, वो अपनी योजना खुद बनाएं और उससे उनको थोड़ा फैसिलिटेट करने की जरूरत है कि किस तरह से उनकी क्या जरूरत है, उस जरूरत के आधार पर आप वहां की योजना बनाएं। अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एकदम उलट हो रहा है जी। आपके हर शहर में, जैसे मैं शिमला के हिसाब से मैं आपको तकरीबन हर शहर की कहानी बताता हूँ। पहली बात तो यह है, कोई भी शहर योजना नहीं बनाता है। योजना बनाने का काम या तो पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं, जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के भी अधीन नहीं है, आप शहर की सरकार तो भूल ही जाइए। इसी तरह से आपका मोहाली में मोहाली ग्रेटर गमाडा है, ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो आपके मोहाली के अंडर नहीं आती है। इसीलिए इसी तरह पंचकुला में, तमाम शहरों में और बहुत सारे पहाड़ी शहरों में तो उसके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है जो एक तो और ये पूरा कॉपी पेस्ट मॉडल, जैसे हम ले में भी देख रहे थे कि कॉपी पेस्ट मॉडल किया, एफएआर चुनी, एफएआर बिना ये देखते हुए कि जियोलॉजी क्या है, टेक्सचर क्या है रॉक का, क्योंकि प्लेन का मॉडल पहाड़ में नहीं चल सकता। आपके चंडीगढ़ है तो तकरीबन एक सा सरफेस मिलेगा ना, लेकिन आपके शिमला में तो एक सा सरफेस नहीं मिलेगा, या डगशाई में तो एक सा सरफेस नहीं मिलेगा। आपका जो साउथ ईस्ट होगा, माउंटेन का पार्ट और नॉर्थ वेस्ट होगा, कंप्लीटली वेरिएबल होंगे उसमें। तो आपको जोनल प्लान की ज्यादा जरूरत है, जोनल के भी नीचे और भी ज्यादा उसको सब डिवाइड करने की जरूरत है। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक नहीं, ब्लॉक नहीं, एक शहर के अंदर जोन, हर पहाड़ में जोन चाहिए। जैसे शिमला के अंदर आपको मल्टीपल जोन्स चाहिए, ताकि उन जोन्स के आधार पर आप तय करो कौन सी जगह पर क्या होना चाहिए। लेकिन ये लोगों की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता है। तो इस पूरे उसमें अगर सस्टेनेबल विकास रखना है, ये पूरी बातें मतलब अगर, तो वो बिना लोगों के नहीं हो सकता है। और इनफैक्ट उनको वीटो पावर तक देना, क्योंकि उन्हीं के पहाड़ है ना, वही उस पहाड़ में रह रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बॉडीज जी बाहर से जाकर आपके सैनिटेशन प्लान लिख दो, मोबिलिटी प्लान लिख दो, और यही तो हर शहर में होता है कि तुम्हें प्लान करना नहीं आता है, तुम सिर्फ इलेक्शन लड़कर आओ, हम तुम्हारे लिए कंसल्टेंट आएंगे। तो ये जो कंसल्टेंट को हमारे एक टीचर बोलते थे उस्ताद जी,
ये जो उस्ताद आकर उस्तादी करते हैं, ये उस्तादों का नतीजा है कि आज पूरा जोशीमठ गिर रहा है और इसी तरह से और राज्य गिरे। ये उस्तादों के बस की बात नहीं है, ये लोगों के बस की बात है। इस लोगों को शामिल करना, उस प्रोसेस में शामिल करना, क्योंकि शिमला के लोग शिमला को ज्यादा बेहतर जानते हैं अमेरिका में बैठे हुए कंसल्टेंट के मुकाबले में। अमेरिका का बैठा हुआ कंसल्टेंट जीआईएस मैपिंग दे देगा, लेकिन उसका जीआईएस मैप क्या दिखाएगा? जो रिच है वो रिच दिखाता है, वो लक्कड़ बाजार से भी नीचे। तो तो क्वेश्चन ये है कि मतलब बिना लोगों के कोई विकास नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है, और अगर उनको नहीं पसंद है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। नहीं पसंद है, नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर किसी को नहीं पसंद है मेरे वहां पर रोड आए, मैं पैदल ही जाऊं, तो क्यों आप वहां रोड ले जा रहे हो ना? पहाड़ में हमारे तो 25% रोड ही है शहर में, क्यों हम बनाएंगे 100% घरों को रोड? नहीं होने चाहिए ना। तो वो जो रिस्पेक्ट करनी है पहाड़ की टोपोग्राफी की, उसकी इकोलॉजी की, वो रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल गायब है। लेकिन टिकेंद्र जी, अभी वर्तमान में जो देश के हालात है, जैसा कि आपने पहले भी अपनी बातों में बता दिया था कि पर्यावरण संस्थाएं जो देश की हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे, विभिन्न जो एजेंसीज हैं, इन सब के कार्य का तरीका जो है, कार्य प्रणाली में ही तेजी से बदलाव हो गया है। तो आने वाले कुछ वर्षों में तो मुझे लगता है कि इससे भी घातक जो है शायद कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। तो ये पहाड़ी राज्य खासकर इनके बाशिंदों के लिए एक बेहद ही चुनौती भरी सिचुएशन मुझे लग रही है। बिल्कुल सीमित शब्दों में मैं चाहूंगी कि कंक्लूड करें, समय समाप्त हो रहा है। एकदम आप ही ने बोल दिया असली बात कि वो बोलते हैं कि एंड ऑफ जोशीमठ, हम लोग इट्स बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ माउंटेन सिटीज। एक्चुअली ये है इसका कि ये पहाड़ी शहरों के अंत की शुरुआत की कहानी अभी लिखी जा चुकी है, और अगर इसमें लोग संगठित नहीं होंगे, पर आप जैसे लोग ये अगर नेतृत्व मुहैया कराए, स्थानीय लोगों को जागरूक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, तो मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी जैसा एक जो कॉन्सेप्ट है, इसे और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, इन्हें और ज्यादा राइट्स मिल सकते हैं। डेफिनेटली सिविल सोसाइटी भी होना चाहिए और पॉलिटिकल भी होना चाहिए, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, जैसे इंग्लैंड में या अमेरिका में जो न्यू ग्रीन डील लिखी जा रही है, हालांकि कितनी ग्रीन है वो अलग है, वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, इधर बर्नी सैंडर्स है और उधर जर्मी कॉर्बिन है। तो एजेंडा देखिए ना पॉलिटिकल। अनफॉर्चुनेटली जो बहुत जरूरत है, लोग बोलते हैं पॉलिटिकल, मैं कहता हूं एनवायरमेंट का क्वेश्चन पॉलिटिकल होना चाहिए। हमारे पूरे चुनाव के अभियान में मैंने बहुत कोशिश की शिमला में, अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं हो पाया। जैसे मैंने एक भी बैनर नहीं लगाया आपका फ्लेक्स का, क्योंकि फ्लेक्स सबसे ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मैसिव कैंपेन मैंने साइकिलिंग पे की। तो ये मैं एक्चुअली तो ये लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बन रहा है। एक्चुअली इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनना, तभी इसमें बदलाव संभव है, और वो करना ऑफ कोर्स सिविल सोसाइटी का भी रोल है, औरों का भी रोल है। तो व्हाट वी रिक्वायर इज नॉट लेस ऑफ पॉलिटिक्स, we require more of politics into environment और into ecological issues, sustainability के issues हैं, livability के issues हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी टिकेंद्र जी, समय समाप्त होगा और आपने इतने विस्तार और आसान शब्दों में हमें और हमारे दर्शकों को ये बताया कि किस तरह से जो भारत के पहाड़ी राज्य एक भयंकर खतरे का सामना कर रहे हैं और लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सरकारों पर छोड़ देने से शायद जो है प्रकृति के साथ साथ हम खुद का भी एक बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टिकेंद्र जी आपका फिर से। और चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात किसी गंभीर विषय के साथ और किसी खास मेहमान को लेकर आपके सामने होंगे हाजिर। अपना ख्याल रखिए और फीडबैक देना ना भूले info@justbroadcasting.com पर ईमेल के जरिए। नमस्कार।